नमस्कार। आज बात करेंगे कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में बन रहे हैं सत्ता परिवर्तन के आसार। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। जाने क्यों मुश्किल में फंसती जा रही है कांग्रेस। बात करेंगे विजय माल्या पर लंदन कोर्ट के फैसले की और आखिरी में बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन में क्यों पिछड़ रहा है भारत। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद किसका नंबर। बीजेपी के अंदर अभी से इसे लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। उत्तराखंड में जब बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत को हटाकर तीरथ रावत को सत्ता सौंपी और फिर तीरथ रावत को भी हटा दिया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि इनमें से किसी भी नेता का बड़ा जनाधार नहीं था। लेकिन जब कर्नाटक में येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया तो जरूर सवाल उठाए गए, क्योंकि येदियुरप्पा की लोकप्रियता कर्नाटक में बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये भी कह सकते हैं कि येदियुरप्पा बीजेपी के अकेले नेता हैं जो पूरे कर्नाटक में लोकप्रिय हैं। फिर भी मोदी शाह की बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाने का फैसला कर लिया। दावा किया जा रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी अटल अडवाणी के युग के बीजेपी नेताओं का किनारा कर रही है। राजस्थान में वसुंधरा को किनारे किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर भी ये साफ हो चुका है कि पार्टी राज्य का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ेगी। येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है और संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी की रणनीति का अगला केंद्र हो सकता है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी इस्तीफा लिया जा सकता है। येदियुरप्पा के इस्तीफे ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए भी चेतावनी की घंटी बजा दी है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता अचानक बढ़ गई है, जो इशारा दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान को भी कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है और उनसे इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। यूपी में बीजेपी अगले महीने से पूरी तरह से चुनावी मूड में आ जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7-8 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। योगी कैबिनेट में होने वाले बदलावों को लेकर यह भी दौरा अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। नड्डा योगी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को चुनावी एजेंडा समझाएंगे। बीजेपी ने हाल ही में पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। इनमें 75 से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें और ब्लॉक प्रमुखों की 648 सीटें जीती हैं। अब वह हर जिले में वार्ड तक जीत की ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे और उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद वह सरकार के मंत्रियों, विधायकों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों से सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। नड्डा इससे पहले जनवरी में 2 दिन के लिए आए थे और उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को कई टारगेट भी दिए थे। इनमें पार्टी के अभियानों के साथ सरकार के कामकाज को हर घर तक पहुंचाना था। यह काम कितना हुआ इसकी जानकारी भी वह लेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने उन्हें चुनाव में जुटने का निर्देश दिया और कहा कि वह सरकार के काम को घर घर तक पहुंचाएं। साथ ही कहा कि सभी मिलकर विपक्ष के झूठ का और भ्रम का पर्दाफाश भी करें। उन्हें बताया गया कि क्षेत्र और जिले स्तर पर विभाग और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। पंजाब से राजस्थान तक कांग्रेस की अंतर्कलह लगातार चर्चा में है। वैसे पार्टी के अंदर घमासान पूरे देश में मचा हुआ है, लेकिन पंजाब और राजस्थान का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पार्टी सत्ता में है, लेकिन किसी भी नेता को पार्टी नेतृत्व की चिंता नहीं है। परेशानी राज्यों में ही नहीं है बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे लगातार मजबूत होती जा रही बीजेपी का सामना किया जा सके। कांग्रेस की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल से पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। बीमार सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतने लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव ही न हुआ हो। ऊपर से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है
कि सोनिया गांधी को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बन रही है। यानी जो सोनिया गांधी अपनी बीमारी के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हो चुकी हैं, उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना चाहती है। ऐसी पार्टी क्या मोदी शाह की जोड़ी वाली बीजेपी का सामना कर पाएगी? कांग्रेस के अंदर की छटपटाहट भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच इनमें से 23 ने पार्टियों के आंतरिक चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था और अब G23 में शामिल नेताओं की संख्या 2 गुने से ज़्यादा हो चुकी है। सबकी चिंता एक ही है कि क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, क्योंकि आज़ादी के बाद कभी भी कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही जितने लंबे समय से वो इस समय सत्ता से दूर बनी हुई है, जिस कारण पार्टी के मजबूत नेता एक के बाद एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके ना गांधी परिवार कांग्रेस की कमान परिवार के बाहर किसी नेता को सौंपना चाहता है और ना ही राहुल गांधी खुद जवाबदेही लेने को तैयार हैं। हाँ, वो मोदी सरकार पर हमला करने का मौका जरूर नहीं चूक रहे हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस जमीन पर मजबूत नहीं होगी तब तक बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए असंभव है। भारत से भगोड़ा करार दिए गए व्यापारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका मिला है। लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए कर्ज की वसूली से संबंधित मामले को जीत लिया है। लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले ने अब विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए रास्ते को खोल दिया है। हालांकि माल्या की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात भी सामने आ रही है। SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम में बैंक ऑफ बड़ौदा सहित करीब 1 दर्जन से अधिक बैंकें शामिल हैं। हाल में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर बेचकर 792 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह जानकारी 16 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई है। विजय माल्या केस में ये शेयर ED के कंसोर्टियम को सौंपे थे। इससे पहले इसी कंसोर्टियम ने ED द्वारा सौंपी गई प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी के जरिए 7,181 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इसके अलावा नीरव मोदी मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराध न्यायालय की तरफ से बैंकों को 1,060 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी गई है। ED ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 329 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। विजय माल्या ब्रिटेन में जमानत पर हैं। भारत का जुलाई अंत तक 50 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी बड़ी वजह कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को माना जा रहा है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है। पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि जुलाई में कोवैक्सीन की करीब 7.5 करोड़ टीके मिलेंगे, लेकिन भारत बायोटेक सिर्फ 2.5 करोड़ टीकों की ही आपूर्ति कर पा रहा है। अगस्त में भी हालात ज़्यादा सुधरते नहीं दिख रहे हैं। कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगस्त में वो 3.5 करोड़ टीके ही दे पाएगा, जिस कारण से भारत टीकाकरण के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही इस साल दिसंबर तक लगभग सभी 94.4 करोड़ वयस्कों को टीके लगाने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल मई में खुद सरकार ने जुलाई आखिर तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन भारत बायोटेक के सुस्त उत्पादन से सरकार के इस टारगेट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। भारत बायोटेक की ओर से बताया गया कि बेंगलुरु में कंपनी की एक उत्पादन लाइन शुरू होने में अभी समय लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोवैक्सीन का उत्पादन सरकार की उम्मीदों की तुलना में धीमा चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आपूर्ति में कमी से देश में टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होने की बात भी कही है। दुनिया भर में देखें तो भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। चीन को छोड़ दें तो अब तक यहाँ 43 करोड़ डोज वितरित हो चुकी हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हालांकि आबादी के अनुपात में टीकाकरण को लेकर भारत कई देशों से पीछे है। वैसे केंद्र सरकार को अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़ और कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज मिलने का भरोसा है। नमस्कार,
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।